दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर राकेश रंजन जी के पास जाएंगे। प्रोफेसर साहब, अभी देखिए मधु मंजरी जी जो कह रही थी कि बिहार के लोगों को लगता है यही पसंद है, विकास नहीं हुआ है, विकास को लोग जानते नहीं है, अशिक्षा है, इसलिए लोग नीतीश जी को चुन रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस प्रतिक्रिया पर? जी, मैं ये कहूंगा ना कि आप देखेंगे अगर 2005 से जी तो नीतीश जी ने बड़ा स्मार्ट पॉलिटिक्स किया है। हम लोग तक हमेशा यूज करते रहते हैं कि नीतीश जी ने बड़ा स्मार्ट पॉलिटिक्स किया है। ये स्मार्ट पॉलिटिक्स कैसे उन्होंने किया है? तो उन्होंने देखा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है उस समय, तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होते हैं? तो महिलाएं उससे अधिक होती हैं। तो उन्होंने उसको टारगेट किया कि पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करो जिससे विमेन हमारे पक्ष में आ जाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो एक पूरे बिहार का जो सामाजिक ढांचा बना हुआ है वो जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की, ठीक है। रजनी कोठारी जब ये कहते हैं ना कि जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, रजनी कोठारी कहते हैं कि राजनीति का जातीयकरण नहीं हो रहा बल्कि जातियों का भी राजनीतिकरण हो रहा है। तो इसका मतलब ये था कि बिहार की जो जातियां हैं उनको राजनीतिक रूप से अधिक सजग करो। और ये जो BC1 कास्ट है ये लगभग 36% के आसपास BC1 कास्ट हैं और अभी तक इन्हें बहुत सीरियसली लोग पॉलिटिक्स में नहीं लेते थे। कारण ये था कि ये कहीं डोमिनेट नहीं करते हैं, ये अलग अलग जगहों पर छितराए हुए रहते थे। जैसे आप भूमियारों की बात करें, राजपूतों की, कुर्मी की, कोयरियों की, ये किसी न किसी काम में डोमिनेट करती हैं। लेकिन जो हमारे बढ़ई हैं, कारपेंटर्स हैं, जो ब्लैक स्मिथ हैं, जो सोनार हैं, मल्लाह हैं, ये किसी एक गांव में डोमिनेट नहीं करते हैं। ये लोग बिखरे हुए रहते हैं, एक गांव में 4-5 घर होते हैं। नीतीश कुमार ने इनको एक साथ लाया और इन्हें राजनीतिक रूप से बहुत अधिक सजग किया। आपने देखा पंचायतों में किस प्रकार संरक्षण किया। तो एक तरफ इन्होंने महिलाओं को टारगेट किया, दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग की, और तीसरी तरफ जो विकास के रास्ते हो सकते थे ये विकास नहीं है, ये विकास के रास्ते हैं। अगर हम सड़कों का डेवलपमेंट कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देते हैं, तो ये अपने आप विकास नहीं है। विकास का मतलब यही होता है कि रोजगार के कितने नए अवसरों को आप सृजित कर पा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये अब रास्ते होंगे जिनके आधार पर विकास हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन सबका एक फायदा नीतीश कुमार को मिला। और ये पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग को अगर आप देखेंगे तो शुरू में लग रहा था कि तेजस्वी जी बड़ा तेजी से इस कैंपेनिंग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और नीतीश कुमार किनारे हो गए हैं और एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं लग रही थी बीजेपी और जदयू में शुरू में। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया और फर्स्ट फेज के बाद जब पोस्टर लगने शुरू हो गए कि 25 से 30 फिर नीतीश, तो उन्होंने एक आधार रहा होगा नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के अलग स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है काम करने की। और एक चीज मैं और कहूंगा, अभी एक चर्चा चल रही थी कि मुझे 15-20 मिनट फिर जाना है दूसरी जगह। वो चर्चा चल रही थी कि बिहार में रीजनल पार्टीज, मंजरी जी चर्चा करेंगे, बिहार की जो रीजनल पार्टीज है ना, वो रीजनल पार्टीज में 2 रीजनल पार्टी एक साथ होंगे तभी फिर वो कोई भी गठबंधन बना सकता है। यूपी में आपको याद होगा आज से 10 साल पहले यूपी में लगभग यही स्थिति थी। 3 बड़े दल थे, एक सपा भी थी, एक मायावती जी की बसपा भी थी, तो बीजेपी भी थी। लेकिन अगर बिहार के क्षेत्रीय दलों को देखें तो अगर हम क्षेत्रीय दल समझ रहे हैं ना तो भूल कर रहे हैं। प्रभाष जोशी एक स्तंभकार थे, उन्होंने अनिल कुंबले जो क्रिकेटर थे उन पर टिप्पणी उन्होंने की थी। वो टिप्पणी था अगर अनिल कुंबले को आप स्पिनर रूप में खेलेंगे तो आप आउट हो जाएंगे, लेकिन आप पेस बॉलर रूप में खेलेंगे ना तो आप आउट नहीं होंगे। तो वैसे बिहार के रीजनल पार्टीज नहीं है ये, इनका पूरी कैरेक्टर नेशनल पार्टीज हैं। ये उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं ना जो नेशनल पर्सपेक्टिव में होते हैं। जैसे बिहार में भी किन मुद्दों को उठाया गया, रोजगार को उठाया गया, महंगाई को उठाया गया, पलायन को उठाया गया। तो ये भी दूसरे क्षेत्रों में भी यही सब मुद्दे चलते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये मैं कहना था, मेरी जो समझ में आ रही है वो ये चीज है। और राकेश जी कहीं ना कहीं ये चीज भी आपने देखा होगा कि जो मुद्दे लोगों को अपील करते हैं, या तेजस्वी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, वो जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो जनता को अपील करते नजर नहीं आए। हाँ, ये आपने सही बोला। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों को उठाया था वो जनता को थोड़े बहुत अपील करते हुए जरूर नजर आए। लेकिन प्रशांत किशोर का एक बड़ा छोटा वोट बैंक, बेस बैंक ना बड़ा छोटा है। वो जिस जाति से आते हैं वो 4% से भी वो जाति कम है। और बिहार में आपको जमात से ज्यादा जाति की राजनीति करनी होगी तो फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मुद्दे, ये सही बात है कि कुछ मुद्दे जरूर तेजस्वी जी के बहुत अच्छे मुद्दे रहे हैं। हर घर रोजगार, ये कम बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। उन्होंने जिस तरह से पूरे हैंडल किया, पूरे कैंपेनिंग को वो बड़ा शानदार ढंग से हैंडल किया। लेकिन तेजस्वी जी अकेले पड़ गए। अगर उन्हें साथ मिला रहता कांग्रेस का या दूसरी जो VIP पार्टी है या और भी जो पार्टियां हैं ना, उनका साथ नहीं मिल पाया। अगर वो साथ मिला रहता तो शायद तेजस्वी जी और अच्छा कर सकते थे
और ये मैं कहूंगा तेजस्वी जी के लिए कि ये 2030 के नेता हो सकते हैं, 2035 के नेता हो सकते हैं, शायद ये 2025 के नेता नहीं हो पाए। जी बिल्कुल। राकेश रंजन जी हमारे साथ रांची स्टूडियो से हैं। राकेश रंजन जी, देखिए जो नतीजे सामने आ रहे हैं, भाई आरजेडी ने डिप्टी सीएम बनाया था मुकेश सहनी को, अभी सिर्फ एक सीट पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात तो लगता है कि जो वोट ट्रांसफर की उम्मीद थी, और इस पर हम लोग कार्यक्रम में अक्सर चर्चा भी करते थे जब हम लोग सीट स्कैनर करते थे उदय, कि ये जो परीक्षा है मुकेश सहनी की भी है कि क्या वो जो है सहनी वोटर्स, मल्लाह वोटर्स जो वो 8 से 9% बताते हैं, क्या उतना वोट जो है वो महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर करवा सकते हैं, और ये उनकी बड़ी परीक्षा है। और देखिए अगर 8 से 9% वोट महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर हो जाता तो जैसा रुझान आ रहा है वैसा नहीं आता, मतलब कि जो मुकेश सहनी है उस तरह से वोटों का ट्रांसफर नहीं करवा सके। और जो इलाका है दरभंगा की तरफ जो आप देखते हैं तो वहां पर हरि सहनी जो है वो है, मदन सहनी है, इनका भी एक इम्पैक्ट है। तो सहनी वोटर्स जो है वो एनडीए के साथ ही रह गए। ट्रेडिशनली भी अगर आप देखें तो वो एनडीए को वोट करते रहे हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि यही वजह है कि आप मुकेश सहनी की सीटों की संख्या देखें तो सिर्फ आपको एक सीट पर वो बढ़त लिए हुए दिखते हैं। तो दरअसल ये भी होता है कि उन्हें कई सीटों पर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा, यहां तक कि गौरा बौराम में उनको अपने भाई को पीछे करना पड़ा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद। उनका डिप्टी सीएम फेस जो है उसको घोषित किया गया था, तो उनके सामने भी चुनौती थी कि हाँ इसको सही साबित करना, एक जिम्मेदारी दिखानी है, तो वो अपने प्रत्याशी को पीछे हटाते चले गए। अगर आप देखें तो यहां पर भी चैनपुर सीट पर भी स्थिति ऐसी आ गई कि महागठबंधन और वीआईपी दोनों के कैंडिडेट जो है वो दिख गए। उसके अलावा सुगौली में उनका पर्चा जो है वो कैंसिल हो गया। तो कई सीटें ऐसी रही जहां पर कि उनके प्रत्याशी फ्रेंडली फाइट में फंस गए और फिर उन्हीं को कदम जो है वो पीछे खींचने पड़े। तो इससे जो है एक संदेश ये गया कि सहनी वोटर्स के अंदर कि मुकेश सहनी की स्थिति गठबंधन में उतनी मजबूत नहीं है, और उसका भी इंपैक्ट पड़ा सहनी वोटर्स। मुझे ऐसा लगता है अगर मिथिला में जिस तरह का परिणाम अभी तक आ रहा है कि सहनी वोटर्स जो हैं वो एनडीए के साथ गए हैं, और इसीलिए जो है आपको वीआईपी का प्रदर्शन जो है वो बेहतर नहीं दिख रहा है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।